Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. In today's video, we are discussing about important disease condition that is angina pectoris. Let's begin. Exactly angina pectoris क्या है? It is a chest pain due to myocardial ischemia. इस चीज को आप सिंपल वर्ड्स में इस प्रकार से समझिए, जैसे मान लीजिए ये आपका हार्ट है और इस हार्ट को ये कोरोनरी आर्टरी, ये ब्लड वेसल ब्लड पहुंचा रही है। मान लीजिए सब कुछ नॉर्मल है, पर्सन हेल्दी है, तो क्या है कि जितना हार्ट को ब्लड चाहिए उतना इस ब्लड वेसल द्वारा हार्ट को ब्लड पहुंचाया जा रहा है। हार्ट बिल्कुल आराम से फंक्शनिंग कर रहा है। अगर मान लीजिए उम्र के बढ़ने के साथ या किसी कारणवश इस आर्टरी में किसी प्रकार का ब्लॉकेज आ जाए, मान लीजिए यहाँ पर एक क्लॉट बन गया, थ्रोम्बस बन गया, तो अब क्या होगा? इस ब्लड वेसल से जितना अमाउंट ऑफ ब्लड पहले जा रहा था अब वो नहीं जा पाएगा। यहाँ से बिल्कुल धीरे धीरे कम मात्रा में ब्लड हार्ट तक पहुँच पाएगा। तो अब इस हार्ट की ज़रूरत के हिसाब से उसे ब्लड और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं। इस वजह से यहाँ की जो सेल्स हैं हार्ट की, मायोकार्डियम लेयर जो कि हार्ट की मिडिल लेयर होती है, वहाँ की सेल्स जो होती हैं वो डेड होने लगेंगी, उनमें एबनॉर्मल चेंजेस होने लगेंगे और इन डिक्रीज ऑक्सीजन के कारण उत्पन्न होने वाले चेंजेस जिनकी वजह से पेशेंट को चेस्ट पेन होने लगता है, ये कंडीशन एंजाइना पेक्टोरिस कहलाती है। गौर कीजिएगा, पेशेंट के हार्ट तक जितनी ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए थी अब वो नहीं पहुंच पा रही है और इस वजह से पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है। ये कंडीशन एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से जानी जाती है। तो सिंपली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एंजाइना पेक्टोरिस आखिर है क्या। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इट इज़ अ रिवर्सिबल कंडीशन। याद रखिएगा, जब तक पेशेंट में इस सिचुएशन को आप ठीक कर सकते हैं वो रिवर्सिबल कहलाएगी। और मान लीजिए किसी पेशेंट में ऑक्सीजन की कमी के कारण वहाँ की सेल्स डेड हो जाती हैं, यानी एंजाइना पेक्टोरिस मायोकार्डियल इंफ्राक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर ये इरिवर्सिबल कंडीशन बन जाएगी, इसे आप ठीक नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट आपको यही बताता है, वार्निंग कंडीशन इफ नॉट ट्रीटेड में कन्वर्ट इनटू द मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। एंजाइना पेक्टोरिस को यदि आप नज़रअंदाज करते गए, हल्के में लेते रहे, तो ये कंडीशन परमानेंट सेल डेथ स्टेज यानी मायोकार्डियल इंफ्राक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। सो एंजाइना पेक्टोरिस को आप एक वार्निंग साइन की तरह मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस किन किन कारणों से हो सकता है। सबसे पहला कारण है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हम सभी जानते हैं हमारे हार्ट को कोरोनरी आर्टरीज के द्वारा ब्लड सप्लाई पहुंचाई जाती है और इन कोरोनरी आर्टरी में किसी भी प्रकार का डिजीज हो जाए तो ये अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाएंगी, हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचा पाएंगी और इस वजह से पेशेंट को चेस्ट पेन होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज में कौन सा डिजीज सबसे ज़्यादा एंजाइना पेक्टोरिस के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, तो आप बताएंगे कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। कोरोनरी आर्टरी में फैट सब्सटेंस आदि का जमा हो जाना जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाता है। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। मान लीजिए ये कोरोनरी आर्टरी है और इसमें किसी प्रकार की ऐंठन आ गई, इसमें किसी प्रकार का मुड़ाव आ गया, तो ये कंडीशन कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म कहलाती है। और कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म के कारण भी ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्टेड हो सकती है जिसकी वजह से पेशेंट को चेस्ट पेन या
एंजाइना पेक्टोरिस हो सकती है। याद रखिएगा, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन को ही हम हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। मायोकार्डियल इंफ्राक्शन को ही हम हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एनी कंडीशन विच इंक्रीजेज द सडन ऑक्सीजन डिमांड ऑफ मायोकार्डियम। हम एंजाइना पेक्टोरिस के कारण की बात कर रहे हैं। इसमें तीसरा इंपॉर्टेंट कारण आता है कि मान लीजिए पेशेंट सडनली किसी ऐसी सिचुएशन में आ गया जिसमें उसे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड है और उस बढ़ी हुई ऑक्सीजन को हार्ट तक हमारी बॉडी नहीं पहुंचा पा रही है, तो इस समय भी एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एंजाइना पेक्टोरिस के रिस्क फैक्टर्स का। एंजाइना पेक्टोरिस के रिस्क फैक्टर्स को हम नॉन मॉडिफिएबल और मॉडिफिएबल दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन मॉडिफिएबल कॉजेज़ की, यानी ऐसे कारण जिन्हें हम बदल नहीं सकते। इनमें जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं, इंक्रीज्ड एज आती है, जेंडर आता है। गौर कीजिएगा, मेल्स में एंजाइना पेक्टोरिस ज़्यादा होता है फीमेल की तुलना में। फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो कि फीमेल के बॉडी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिसकी वजह से उनमें हार्ट डिजीजेज होने की संभावना बहुत कम रहती है। अब हम बात करते हैं मॉडिफिएबल कॉजेज़ की, जिसमें सबसे पहला है ओबेसिटी। अगर पेशेंट का वजन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर हार्ट डिजीज़ या एंजाइना पेक्टोरिस होने की संभावना अधिक रहती है। अगर पेशेंट स्मोकिंग, अल्कोहल आदि लेता है तो वहाँ पर भी एंजाइना पेक्टोरिस होने की संभावना काफ़ी रहती है। अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ जैसी डिजीज़ेज हैं तो उसमें भी एंजाइना होने की संभावना काफ़ी रहती है। सीडेंट्री लाइफ स्टाइल को फॉलो करने वाले लोगों में भी इस तरह की डिजीज़ेज अक्सर देखी जाती हैं। सीडेंट्री लाइफ स्टाइल का मतलब होता है कि ऐसा जीवन जिसमें पर्सन फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करता है, सिंपली सारा दिन बैठा रहता है, ज़्यादा इधर उधर एक्सरसाइज नहीं करता, घूमता फिरता नहीं है, तो वो सीडेंट्री लाइफ स्टाइल कहलाता है। अगर किसी पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो भी उसे स्ट्रेस के कारण भी एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है। अब हम बात करेंगे पैटर्न्स ऑफ एंजाइना के बारे में, या आप इसे टाइप्स ऑफ एंजाइना के नाम से भी जानते हैं। एंजाइना को हम 7 इंपॉर्टेंट टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहला आता है स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस, फिर अनस्टेबल, प्रिंजमेटल, इंट्रैक्टेबल, नॉक्चुरल, सेलाइन और फिर प्री इंफ्राक्शन। वन बाय वन हम सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस की। स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस को हम एक्सर्शन एंजाइना के नाम से जानते हैं और कई बार आप इसे क्लासिकल एंजाइना भी कह देते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट इस्चीमिया इसमें देखा जाता है, यानी पेशेंट में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बहुत ही कम ऑब्स्ट्रक्ट होती है, जिसकी वजह से क्लाइंट को कुछ समय के लिए हल्का फुल्का चेस्ट पेन होता है। जनरली जब पेशेंट इमोशनली स्ट्रेस में होता है या फिर हैवी एक्सरसाइज या हैवी फिजिकल एक्टिविटी करता है तो उस समय इस एंजाइना का अटैक आने की संभावना रहती है। और याद रखिएगा, स्टेबल एंजाइना में पेशेंट को 1 से 2 मिनट तक चेस्ट पेन होता है, जो कि रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन मेडिसिन देने पर रिलीव हो जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन जो मेडिसिन है ये एंजाइना पेक्टोरिस में ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में इस्तेमाल की जाती है। नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स को हम एंजाइनल पेन होने पर सबलिंगुअल रूट के द्वारा देते हैं, यानी कि इसे हम जीभ के नीचे रखते हैं और ये तुरंत इफेक्ट दिखाती है। नेक्स्ट हम अब बात करेंगे अनस्टेबल टाइप ऑफ एंजाइना के बारे में,
ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो मोर देन स्टेबल एंजाइना। अब ये जो अनस्टेबल एंजाइना कंडीशन है, ये स्टेबल एंजाइना की तुलना में थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें जो ब्लड फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन है वो स्टेबल एंजाइना की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका जो ऑनसेट होता है उसे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अचानक ही पेशेंट को चेस्ट पेन होने लगेगा, और यहाँ पर पेशेंट अगर रेस्टिंग मोड में भी है, कोई भी फिजिकली एक्टिविटी नहीं कर रहा है, फिर भी उसे चेस्ट पेन का अटैक आ सकता है, एंजाइना का अटैक आ सकता है। और याद रखिएगा, यहाँ पर आप पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट दे देंगे, फिर भी उसे आराम नहीं मिलेगा। स्टेबल एंजाइना में तो रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन देने के बाद उसे तुरंत रिलीफ महसूस होता है, जबकि अनस्टेबल टाइप के एंजाइना में रेस्ट देने और नाइट्रोग्लिसरीन देने से भी इफेक्ट नहीं आता। तो हम कह सकते हैं ये उससे ज़्यादा घातक टाइप का एंजाइना है। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप के एंजाइना की, थर्ड टाइप के एंजाइना पेक्टोरिस कंडीशन की, जिसे हम फ्रिंज मेटल एंजाइना के नाम से जानते हैं। इसे आप दो और नामों से भी पढ़ते हैं। इसे आप वैसोस्पास्टिक या वेरिएंट एंजाइना भी कह सकते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, वैसोस्पास्टिक ऐसा एंजाइना जो कि आर्टरी में स्पाज्म आने की वजह से हो रहा हो, आर्टरी में ऐठन आने की वजह से हो रहा हो, वैसोस्पास्टिक या फ्रिंज मेटल एंजाइना कहलाता है। इस प्रकार का एंजाइना रेस्ट के दौरान देखा जाता है, और इसका मोस्ट कॉमन अगर आपसे पूछा जाए किस समय होता है इसका अटैक, तो बताएंगे मॉर्निंग के समय में। याद रखिएगा, फ्रिंज मेटल या वैसोस्पास्टिक एंजाइना मोस्टली मॉर्निंग के समय देखा जाता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके अलावा इस प्रकार के एंजाइना में जो एसटी सेगमेंट होता है वो एलिवेटेड होता है। नॉर्मली हम ईसीजी जब बनाते हैं तो इस प्रकार की ईसीजी होती है, इसमें पी, क्यू, आर, एस और टी वेव्स होती हैं। लेकिन आप यदि फ्रिंज मेटल एंजाइना से सफरिंग पेशेंट की ईसीजी देखेंगे तो उसमें आपको एसटी सेगमेंट जो है वो इस प्रकार से एलिवेटेड दिखेगा। एक बार फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ, पी वेव इस प्रकार से आपको ईसीजी देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये जो एसटी सेगमेंट है ये एलिवेटेड रहेगा, एसटी एलिवेशन देखने को मिलेगा आपको फ्रिंज मेटल एंजाइना टाइप में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंट्रैक्टेबल टाइप के एंजाइना की। इस एंजाइना को हम क्रॉनिक या अनकैपेसिटेटिंग एंजाइना के नाम से भी जानते हैं। अनरिस्पॉन्सिव टू इंटरवेंशन, इस प्रकार के एंजाइना में किसी भी इंटरवेंशन का पेशेंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। अनटॉलरेटेड कंडीशन, पेशेंट इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, अनटॉलरेटेड कंडीशन मानी जाती है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉक्चुरल एंजाइना की। नेक्स्ट टाइप है नॉक्चुरल एंजाइना पेक्टोरिस, मोस्टली अकर्स एट नाइट ड्यूरिंग स्लीप। ये जो एंजाइना है ये मोस्टली नाइट के समय देखने को मिलता है जब पेशेंट सो रहा होता है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब हमारी बॉडी में हम जब रेस्टिंग फेज में होते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, और उस दौरान हमारे हार्ट को जो ब्लड सप्लाई है वो काफ़ी कम हो जाती है, जिस वजह से क्लाइंट को चेस्ट पेन होने लगता है, और इसे हम नॉक्चुरल एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से जानते हैं। नॉक्चुरल कंडीशन नाइट में होने वाली चेस्ट पेन की कंडीशन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सैलाइंट एंजाइना पेक्टोरिस की। पेशेंट डोंट हैव चेस्ट पेन but other symptoms may be present like agitation, palpitation, sweating। इस प्रकार के एंजाइना पेक्टोरिस में पेशेंट को चेस्ट पेन नहीं होता है, लेकिन पेशेंट बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ लगता है, एजिटेटेड लगता है, शांत नहीं हो पाता,
पेशेंट के दिल की धड़कन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चलती है, उसमें पाल्पिटेशन होने लगता है और पेशेंट को लगातार पसीने आते हैं, स्वेटिंग होते हैं। तो इस प्रकार का यदि सिम्टम आप में किसी पेशेंट में देखने को मिले तो आप इसे साइलेंट एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से जानते हैं। इस एंजाइना में चेस्ट पेन ना होने का कारण है कि मान लीजिए कोई पेशेंट लंबे समय से डायबिटीज़ से सफरिंग है और इस पेशेंट में डायबिटीज़ की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर्स का फंक्शन अल्टर हो गया है, तो उस सिचुएशन में इस प्रकार का एंजाइना आपको देखने को मिल सकता है। तो हम कह सकते हैं साइलेंट एंजाइना पेक्टोरिस जो है वो डायबिटिक कंडीशन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्ट टाइप के एंजाइना पेक्टोरिस की, जो है प्री इन्फ्राक्शन टाइप ऑफ एंजाइना। प्री इन्फ्राक्शन एंजाइना, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, प्री इन्फ्राक्शन यानी कि इन्फ्राक्शन कंडीशन से जस्ट पहले की कंडीशन। ये बहुत ही घातक टाइप का एंजाइना पेक्टोरिस माना जाता है, क्योंकि लगभग अब पेशेंट एंजाइना पेक्टोरिस कंडीशन से मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन कंडीशन की तरफ जाने ही वाला है। इसलिए इसे हम मोस्ट डेंजरस टाइप का एंजाइना मानते हैं। इट जस्ट प्रियर कंडीशन टू MI। इट have it have poor prognosis। इस प्रकार के एंजाइना से सफरिंग पर्सन में ठीक होने की संभावना बहुत ही कम होती है। इस प्रकार के एंजाइना में पुअर प्रोग्नोसिस देखने को मिलता है। पेन नॉट रिलीव्ड बाय रेस्ट एंड नाइट्रोग्लिसरीन। इस प्रकार का एंजाइना अटैक आने पर पेशेंट को कितना भी रेस्ट या नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाए, पेशेंट में रिलीफ देखने को नहीं मिलता। अब हम बात करते हैं एंजाइना के पैथोलॉजी के बारे में। सबसे पहले पेशेंट की लाइफ में एंजाइना के कॉज या रिस्क फैक्टर की एंट्री होती है। इस कॉज या रिस्क फैक्टर की प्रेजेंस की वजह से पेशेंट की हार्ट तक ब्लड की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती और इस वजह से पेशेंट के हार्ट में एनारोबिक मेटाबॉलिज्म शुरू होती है, यानी ऑक्सीजन के अभाव में रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है, ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है और इसकी वजह से वहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और लैक्टिक एसिड नर्व एंडिंग को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से क्लाइंट को चेस्ट पेन फील होता है। इसे ही हम एंजाइना के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहले पेशेंट के अंदर कॉज या रिस्क फैक्टर की एंट्री हुई। इस कॉज की वजह से पेशेंट के हार्ट तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही थी। इस वजह से पेशेंट की हार्ट की सेल्स ने एनारोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कर दी। इन मेटाबॉलिज्म के कारण लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगा। लैक्टिक एसिड ने नर्व को इरिटेट किया और पेशेंट को चेस्ट पेन यानी एंजाइना अटैक आ गया। अब हम स्पेसिफिकली एंजाइना पेक्टोरिस में किस प्रकार का पेन होता है और कहाँ पर ये रेडिएट होता है आदि को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्लिनिकल फीचर्स में पॉइंट आएगा क्लिनिकल सिम्टम, वन एंड ओनली चेस्ट पेन। अब इसके ऑनसेट की बात करें तो ये क्रॉनिक हो सकता है, यानी धीरे धीरे हो सकता है, या फिर एक्यूट हो सकता है, अचानक हो सकता है। अब पेन टाइप की बात करें तो माइल्ड टू मॉडरेट पेन जनरली एंजाइना अटैक में देखने को मिलता है। कई केसेस में सीवियर चेस्ट पेन भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, पेन की लोकेशन कहाँ पर होती है एग्जैक्टली आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे मीडिया स्टर्नम, रेट्रो स्टर्नम, बिटवीन लंग्स, सब स्टर्नम, एंटीरियर चेस्ट। आप इन पांचों टर्म्स के द्वारा स्पेसिफिकली पेन लोकेशन को डिफाइन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं मीडिया स्टर्नम पर, यानी कि आपके फेफड़ों के बीच, लंग्स के बीच, या फिर आप कह सकते हैं रेट्रो स्टर्नम, यानी कि आपकी चेस्ट की जो ये ब्रेस्ट बोन है, स्टर्नम बोन है, इसके जस्ट पीछे की तरफ।
इस प्रकार से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंजाइनल पेन को इस पेन लोकेशन के बिहाफ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजाइनल अटैक में नेचर ऑफ पेन कैसा होता है, पेन किस प्रकार का होता है। तो आप बताएंगे स्क्वीजिंग, बर्निंग, चॉकिंग, क्रशिंग, हैवी और डल। एंजाइना पेक्टोरिस वाले पेशेंट आपसे ये आके कहेगा कि उसके चेस्ट रीजन में ऐसा लग रहा है किसी ने स्क्वीज कर दिया है, मरोड़ दिया है हार्ट को, या फिर वहाँ पर उसे जलन महसूस हो रही है, उसे ऐसा लगता है कुछ चौक हो गया है, या ऐसा लगता है किसी ने क्रश कर दिया है इस एरिया को। इस प्रकार का पेन पेशेंट को फील हो सकता है। स्क्वीजिंग पेन हो सकता है, बर्निंग पेन हो सकता है, चॉकिंग पेन हो सकता है, क्रशिंग पेन हो सकता है, और पेन जो है हैवी हो सकता है, डल हो सकता है। तो एंजाइना पेक्टोरिस के पेशेंट के द्वारा किसी भी प्रकार के पेन की कंप्लेन आपसे की जा सकती है और इस बिहाफ पर आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर मान लीजिए किसी क्लाइंट को एंजाइना पेक्टोरिस है तो उसके पेन के रेडिएशन के हिसाब से भी आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जनरली याद रखिएगा, पेशेंट में जो एंजाइनल पेन होता है वो चेस्ट एरिया से शुरू होकर लेफ्ट आर्म की तरफ मूव करता है। कैसे सीक्वेंस रहेगा, पेशेंट के चेस्ट यानी मीडियास्टिनल एरिया में पेन शुरू होगा, ये नेक में जाएगा, फिर शोल्डर तक, लेफ्ट साइड के शोल्डर तक पहुंचेगा, फिर लेफ्ट साइड शोल्डर से लेफ्ट आर्म में, फिर लेफ्ट फोर आर्म में, और फिर रिंग फिंगर तक ये पेन रेडिएट करेगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, चेस्ट एरिया में पेन शुरू होता है, नेक में जाता है, नेक से लेफ्ट शोल्डर में जाता है, फिर लेफ्ट आर्म में जाता है, फिर फोर आर्म में जाता है, और फिर रिंग फिंगर तक ये पेन रेडिएट होता है, पेन फैलता है। इस सीक्वेंस को देखकर भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशेंट में कहीं ना कहीं एंजाइना पेक्टोरिस जैसी कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट में कुछ और सिम्टम्स भी जनरली देखने को मिल सकते हैं, जिसमें टैकीकार्डिया यानी हार्ट रेट का 100 से अबव होना, टैकीपनिया यानी रेस्पिरेशन रेट का 24 से अबव होना, हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी, डिजीनेस यानी चक्कर आना, सिनकॉप यानी अचानक से चक्कर खा के गिर जाना, बेहोश हो जाना, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, डिस्पनिया, स्वेटिंग यानी सिक्रेशन ऑफ स्वेट, पसीना, इस तरह से ये सिम्टम्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब पेशेंट के सिम्टम्स को देखकर आपने ये अंदाज़ा तो लगा दिया कि हो सकता है इसको एंजाइना पेक्टोरिस कंडीशन हो रही है, लेकिन इसे कंफर्म आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से टेस्ट आपके द्वारा करवाए जाएंगे। तो इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप तुरंत ईसीजी करवा दीजिए। इससे आप कोई आइडिया मिल जाएगा कि होने वाला चेस्ट पेन एमआई का है या एंजाइना पेक्टोरिस का है या कोई और है। नेक्स्ट आप चाहे तो स्ट्रेस टेस्ट करवा सकते हैं, जिसे आप ट्रेडमिल टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, या फिर आप कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रोसेस के थ्रू भी इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रोसीजर के अंदर हम एक छोटा सा ट्यूबिंग जो होता है वो हार्ट में इंसर्ट करते हैं और वहाँ पर डाई इंजेक्ट करके एक्सरे करवाया जाता है, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हार्ट की कौन सी आर्टरी में ब्लॉकेज है। इसलिए ये काफ़ी हेल्पफुल टेस्ट माना जाता है। इसके अलावा हम कार्डियक एमआरआई करवा सकते हैं, कोरोनरी सीटी स्कैन्स करवा सकते हैं। इन सभी डायग्नोस्टिक टेस्ट के बिहाफ पर हम इस कंडीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर डायग्नोस्टिक स्टडीज़ करवाने के बाद ये कंफर्म होता है कि पेशेंट को एंजाइना अटैक आया है, तो इसका मैनेजमेंट क्या किया जाएगा। मैनेजमेंट में हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, हमारा जो उद्देश्य रहेगा, वो ये रहेगा कि कुछ भी करके पेशेंट के हार्ट तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई पहुंचाई जाए। पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजन की जो डिमांड है उसे कम किया जाए, पेशेंट को रेस्टिंग फेज में लाया जाए। इसके अलावा पेशेंट में ये एंजाइनल अटैक मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में कन्वर्ट ना हो जाए, इस कॉम्प्लिकेशन को, इस कन्वर्जन को रोकना भी हमारा एम रहेगा। साथ ही साथ किस कारण से पेशेंट को ये अटैक आया है, उस कॉज को वहाँ से रिमूव करना, ये भी हमारे लिए एक ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो याद रखिएगा,
एंजाइना के मैनेजमेंट में हमारे 4 इम्पॉर्टेंट गोल रहते हैं। सबसे पहले क्लाइंट में किसी भी तरह से उसके हार्ट तक ऑक्सीजन को, ब्लड सप्लाई को पहुंचाया जाए, कुछ भी करके पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड को रिड्यूस किया जाए, पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन के रूप में एमआई ना डेवलप हो जाए, इसे प्रिवेंट किया जाए, और किस वजह से पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो रही है उस कॉज को वहाँ से ठीक किया जाए। अब हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट में आप सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग ऑफ चॉइस जो हमने डिस्कस की थी, पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स दिए जाते हैं, नाइट्रेट्स दिए जाते हैं। याद रखिएगा, एंजाइना पेक्टोरस में नाइट्रेट्स यानी नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं और इसे जनरली सबलिंगुअल रूट से दिया जाता है। जैसे ही पेशेंट में एंजाइनल अटैक आता है उसे एक टैबलेट नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल रूट से दें, और अगर पेशेंट को इस टैबलेट लेने के 5 मिनट बाद भी रिलीफ नहीं आता है तो 5 मिनट बाद फिर से एक टैबलेट दें, और फिर रिलीफ नहीं आने पर उसके 5 मिनट बाद एक टैबलेट दे सकते हैं। टोटल 15 मिनट के ड्यूरेशन में 3 नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स आप दे सकते हैं, और उसके बाद अगर रिलीफ नहीं आता है तो इसका मतलब है पेशेंट को एमआई अटैक आ रहा है और उसे फिर फर्दर ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। इसके अलावा जो ये नाइट्रोग्लिसरीन है, ये एक पोटेंट वैसोडाइलेटर ड्रग है। ये हमारे ब्लड वेसल को डायलेट कर देती है, जिसकी वजह से हार्ट तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो पाती है। क्रिटिकल केयर यूनिट्स में, आईसीयूज वगैरह में जहाँ पर कार्डियक मॉनिटर उपलब्ध होते हैं, उन जगहों पर हम इसे इंट्रावीनस रूट से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ड्रग का एडवर्स इफेक्ट यदि देखा जाए तो पेशेंट में हेडेक और डिक्रीज ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। सो बिना कार्डियक मॉनिटर के आप कभी भी इसे इंट्रावीनस रूट से नहीं दे सकते, हमेशा नॉर्मल सिचुएशंस में इसे सबलिंगुअली दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एस्पिरिन मेडिसिन की, जो कि क्लॉट फॉर्मेशन को, प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकती है ताकि फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना हो सके, ब्लॉकेज ना हो सके। इसके बाद हम इस सिचुएशन में क्लोपिडोग्रिल नाम की टैबलेट भी दे सकते हैं, जो कि क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेगी। साथ ही साथ बढ़े हुए बीपी को कम करने के लिए यहाँ पर बीटा ब्लॉकर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और कुछ कंडीशंस में कुछ फिजिशियंस के द्वारा हेपेरिन और वारफेरिन जैसे एंटीकोगुलेंट्स भी यहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने एंजाइना पेक्टोरिस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करी है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक।